हसदेव प्रोजेक्ट एरिया, ये पूरा छत्तीसगढ़ में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, कोरबा, सरगुजा और ये जो पूरा जो एरिया है खासकर सूरजपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आप जो देख रहे हैं 1,70,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी इसमें सेकेंड फेज कोल माइनिंग का अप्रूवल दिया है और जब से दिया तब से ट्राइबल जो एरिया है और जो खासकर जो लोग हैं अभी इनके प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मीडिया में भी नहीं आ रही है। आखिर कारण क्या है? ये जंगल को कोल माइंस के लिए और खासकर जब राजस्थान गवर्नमेंट को एक कोल चाहिए और भूपेश सरकार ने इसको अनुमति दी है। इनको भूपेश सरकार ने आखिर क्यों दी जब वो खुद इसके अगेंस्ट में थे? ये पूरे जंगल के ख़त्म होने से क्या होगा? ये पूरा इन्वायरमेंट और आसपास के झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कई ऐसे आसपास जितने स्टेट हैं वहाँ पर हीट और जो आज भी जो पूरा एक इन्वायरमेंट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है कि आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। 45, 47, 46 तक जा रही है। तो आखिर ये डेवलपमेंट के नाम पे इतने बड़े फॉरेस्ट को काटा क्यों जा रहा है? और जब आप डेवलपमेंट करते भी हैं ये पूरे जंगल, तो क्या इसका 4 टाइम्स आप जंगल को आप उगाएंगे? अभी तक कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स में हुए हैं? यहाँ पर ये पूरा का पूरा, जब यहाँ से एलिफेंट्स कहाँ जाएंगे? कितने ऐसे जानवर से जीव जंतु हैं और ख़ासकर जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए कई हज़ारों साल से उनके लिए जीवन यापन का एक सबसे बड़ा एक सहारा है। उनका क्या होगा? उनको रोज़गार कौन देगा? और ख़ासकर ये आने वाले समय में जब इन्वायरमेंट पे इतना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है तो क्या इसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये पूरी की पूरी सभ्यता ख़त्म हो जाएगी जिस दिन ये पूरे जंगल कटेंगे। इससे पहले भी कई जंगल को काटा गया है। आज पूरे महाराष्ट्र में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर पानी की समस्या हो गई है। ये आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी सेम सिचुएशन होगा। आज हम इसी पे बात करेंगे करुणा रघुवंशी से, जो खासकर जो इन्वायरमेंट में काम करती हैं, और मैं इस मुहिम पे खासकर इस जंगल को बचाने के लिए द पब्लिक न्यूज़ 24 एक मुहिम चला रही है। आपका साथ, आप भी इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानते हैं, बचाने के लिए यदि आप काम करना चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ डिबेट लाइए। आज कई ऐसे जंगल है जो काटे जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ जंगल लग नहीं रहे हैं और वहाँ पर जंगल को काटा जा रहा है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और कई ऐसे संगठन भी हैं जो इसके ऊपर आवाज उठाती है, लेकिन कहीं कहीं आवाज दब जाती है। और कुछ ऐसे संगठन है जो सिर्फ खाली पैसे के लिए काम करती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन्वायरमेंट के लिए अपने पूरा जीवन को अपने दांव पे लगा के और काम करें ताकि जंगल बचे रहे। आखिर उस जंगल को काटा क्यों जा रहा है, आज हम इसी बारे में आज बात करेंगे। आज हमारे साथ है करुणा रघुवंशी जी, जो अपने इन्वायरमेंट के क्षेत्र में कई सालों से काम कर रही हैं और कई इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करके उन्होंने और जंगल बचाया है। तो आज हसदेव प्रोजेक्ट है क्या, इससे क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आज हम उससे बात करते हैं। करुणा जी, आपका द पब्लिक न्यूज़ 24 में स्वागत है। और ये प्रोजेक्ट है क्या, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? सर, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है जो कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। इसके साथ ये मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ मिडिल इंडिया। और ये जो जंगल है हाई डेंसिटी वाला जंगल है, बहुत घना जंगल है ये। और यहाँ पर 18 खदानें हैं कोयला की। तो इसको सरकार काटना चाहती है, लेकिन 2010 में कोयला मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय ने समेकित रूप से यहाँ पर एक स्टडी करके इसको नो गो एरिया घोषित कर दिया था। लेकिन अभी कुछ समय से जब राजस्थान सरकार में हुआ कि हमें कोयले की कमी हुई, तो उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। चूंकि ये मामला पहले से अदालत में है कि नो गो एरिया है, यहाँ तो कोई खदान खुद ही नहीं सकती। उसके बाद यहाँ पर एक हसदेव करके वो एक डैम है जो 3 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचित होती है। और यहाँ पर ये एलिफेंट, एक्चुअल में जो छत्तीसगढ़ है वो एलिफेंट बियरिंग एरिया है। तो वहां पर एलिफेंट बियरिंग एरिया है, तो यहाँ पर एलिफेंट के साथ 25 प्रकार की जो स्पीसीज है वन्य प्राणियों की, वो भी है यहाँ पर। अब ये जो समथिंग 6,000 एकड़ का है ये जंगल, तो इसको इन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के दबाव में आके, या जिसके भी दबाव में आए होंगे, इन्होंने अडानी ग्रुप को इसको दे दिया है। हालांकि इसमें एक ये भी पेच फंसा हुआ है कि जब भी जो संविधान की अनुसूची होती है 25,
तो जब तक आप कोई जंगल को तभी काट सकते हैं जहाँ की वहां पर ग्राम सभा से लिखित में परमिशन हो। तो ये भी आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण लोग कि वहां के जो गहलोत सरकार ने है, इनकी ना तो कभी ग्राम सभा की मीटिंग ली और इनके फर्जी साइन करवा लिए हैं। और ये अच्छा। मामला ऑलरेडी अदालत में है। हाँ, ये मामला ऑलरेडी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में है इसका मामला। अब पिछले साल ये हुआ कि हमें ज्यादा से ज्यादा कोयला चाहिए, उस नीति के तहत इन्होंने गहलोत सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को कहा कि 2028 तक हमको जितना कोयला चाहिए उतना दे दीजिए। तो इन्होंने जो भी आपस में राजनीतिक इन लोग के फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, जो भी है, मैं उस पर जाना नहीं चाहती। नहीं तो अदरवाइज फिर वो हो जाएगा कि आप देशद्रोही, आप पाकिस्तान चले जाइए, या कोई कहेगा आप बांग्लादेश चले जाइए। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है सिर्फ पर्यावरण है। उसके रास्ते में जो भी सरकार आएगी, हम उसके रास्ते में उनको खड़े मिलेंगे, बस वो मेरा उद्देश्य है। तो फिर इन्होंने इसको मंजूरी दे दी, और ये मंजूरी अभी हाल में हुई। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भूपेश बघेल सरकार ने इसको मंजूरी दी, वो खुद इसके खिलाफ थी 1 साल पहले। तो आश्चर्य की बात है कि उन्होंने इसको कैसे मंजूरी दे दी। और वहां की जो बहुत सारे लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब इसका तो इम्पैक्ट इतना भारी पड़ेगा, क्योंकि ये जब लंग्स ऑफ मिडिल इंडिया है, और ये जो जंगल है, ये हमारे मध्य प्रदेश के जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है उसको, और झारखंड का जो पलामू है, जो भी घना जंगल है, ये दोनों को टच करता हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट एक छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ेगा, या छत्तीसगढ़ के कुछ राज्यों में नहीं, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ेगा। इसका तो इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट झारखंड में भी पड़ेगा। तो इसका, और पहली बात है, कोई भी जंगल होता है वो कटता है, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक राज्य पे या एक देश पे नहीं पड़ता, मैं तो मानती हूँ कि ग्लोबली पड़ता है। और अभी आप देख रहे हैं कि 48, 52, 56 ऐसा टेम्परेचर है। तो मुझे तो तरस आता है हिंदुस्तान की सारी सरकारों पे कि वो क्या सोच के परमिट करती है। उनको जंगल काटने की बजाय वैकल्पिक जो व्यवस्था है, चाहे विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, इस पर काम करने के बजाय बस आप जंगल काटिए। और जब हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो हमें कभी नक्सलवादी कहा जाता है, कभी देशद्रोही कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। अब इसका इम्पैक्ट ये है कि चलो आपने जंगल काट लिए, वहां का जो डैम है वो भी टूट जाएगा, जो 3 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित कर रहा है। कई कोरबा और सरगुजा, सूरजपुर के पूरे लोगों का पानी वहां से सप्लाई होता है, तो वो डैमेज हो जाएगा। और दूसरी बात है, जो जंगल में जो हाथी बियरिंग, मतलब जो एलिफेंट बियरिंग एरिया, तो एलिफेंट कहाँ जाएंगे, वो तो शहर में जाके उत्पात मचाएंगे, तो फिर कहेंगे कि जानवर है वो। तो ये सारी चीजें, कोई भी जंगल एक जंगल नहीं होता, वो ये तो हाई बायोडाइवर्सिटी वाला जंगल है। तो इसका इम्पैक्ट, कोयला तो आपको मिल जाएगा, बिजली तो जला लोगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट 3 स्टेट पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पे होता है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अंदर ही अंदर होती है, वो सारी सबको कनेक्ट करती है। अब समझ में नहीं आता पर्यावरण मंत्रालय क्या कर रहा है, कोयला मंत्रालय क्या कर रहा है, जल मंत्रालय क्या कर रहा है, ये क्या करते हैं, किस चीज से परमिशन देते हैं, ये तो मेरे समझ के परे है सर। नहीं, एक डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन एक डेवलपमेंट के साथ साथ में आपको एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो अभी तक आपको लगा है कि किसी भी प्रोजेक्ट में जहां पर भी जंगल काटा गया उसका जस्ट 3 गुना जंगल उगाया गया हो? 3 गुना तो आप छोड़ ही दीजिए, उन्होंने उसका 0.1% भी नहीं लगाया, मतलब आधे गुना भी नहीं लगाया है। या फिर जैसे प्लांट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्लांट सूख जाते हैं। और रही बात डेवलपमेंट की, तो सर क्या डेवलपमेंट क्या इंडिया ही की सरकार कर रही है, और कितना डेवलपमेंट कर रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कितना डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप प्राकृतिक चीजों को ये करें, ये नकल तो विदेशों की कर लेते हैं, लेकिन नकल ये बिल्कुल ही नहीं दौड़ाते हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ नाश कर दो और फिर डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट करिए, आप विंड एनर्जी से करिए, आप सोलर एनर्जी से करिए, आप वाटर एनर्जी से करिए, बहुत सारी चीजें ना। लेकिन डेवलपमेंट के लिए आप उन निरीह जीव जंतुओं के घर उजाड़ोगे, जंगल के जंगल काटोगे, ये डेवलपमेंट नहीं है सर, ये तो सिर्फ विनाश एक है। विनाश है, एक पूरा विनाश है, एक विनाश है। नहीं। और छत्तीसगढ़ और खासकर जो आप झारखंड की बात कर रही हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रही हैं, ये जो पूरा जंगल ही है और जो जो ट्राइबल एरिया है, ये पूरा कल्चर भी है। और एक सबसे बड़ा आज जो इन्वायरमेंट जो बचे हुए, तो कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां पर डेंस और इतने सारे जंगल है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा नेचर कुछ एक मेंटेन किया हुआ है, एक बैलेंस है, और उसको भी यदि खत्म कर दिया जाएगा तो फिर बचेगा क्या? और ये जो पूरा एक ग्लोबल वार्मिंग का जो चल रहा है, तो इसमें तो भारत भी उसमें योगदान दे रहा है। फिर जहां पर भी जंगल है वहां पर ट्राइबल लोग, मोस्टली वहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं, उनका अपना कल्चर होता है, उनकी अपनी दुनिया होती, और उसी कल्चर से उस जगह की, जैसे हमारे मध्य प्रदेश है, झारखंड है,
और ये छत्तीसगढ़ है, इनकी पहचान ही ट्राइबल है। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, इनका जो पूरा करीबन लाखों परिवार का जो जीवन यापन है वो इन्हीं जंगलों से, चार चुर्नी, महुआ, तेंदू, तेंदूपत्ता, इन्हीं से इनका जीवन चलता है। आप यदि वहां खदान खोदोगे तो कितने लोगों को रोजगार दोगे? 2000 4000 को दोगे, वहां तो लाखों परिवार पल रहा है। और फिर वो जीव जंतु भी है। तो ये में क्या होता है, ये पूरे कल्चर का डिस्ट्रॉय है, ये पूरा कल्चर को बर्बाद करना है, एक जंगल को नहीं, एक कल्चर को। उसमें आपके आदिवासी समूह भी आता है, आपके वहाँ वनवासी लोग भी आते हैं जो दूसरे समाज के होते हैं, जीव जंतु आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, नदियां आती है, झील आते हैं, कई चीजें आती है। मतलब पूरा एक एक संस्कृति का विनाश है, एक जंगल का विनाश मतलब एक संस्कृति का विनाश है। मैं तो ये कहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं होंगे, कि आप गलत के खिलाफ खुलकर आवाज उठाइए, क्योंकि इतिहास तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाता है, इतिहास गलत के सामने खड़े होने वालों का लिखा जाता है। तो उनको खड़े होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप एक गलत कर रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिकल लीडर इतने हाई एजुकेटेड होते नहीं है, उनके पास काम भी बहुत सारे होते हैं। ये एक ब्यूरोक्रेट्स का भी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि वो उनको समझाए। लेकिन हमने बक्सवा में भी देखा, हमने अब अडानी का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बक्सवा में भी हमारे साथ यही प्रॉब्लम आई थी कि जब हम उनका देखने लगे तो इन्होंने वहां पर 2,15,000 पेड़ बताया था, जबकि वहां पर आज के डेट में 14 से 15 लाख पेड़ है। और यहाँ पर भी जहाँ हसदेव का कट रहा है तो ये बोल रहे हैं कि 2-2.5 लाख पेड़ है। ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि 6,000 एकड़ में जो जंगल कट रहा है वो हाई डेंसिटी वाला जंगल है, वहां के 2,15,000 पेड़ हो सकते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये सारी जो रिपोर्ट है और ये जो कागजों का गोलमाल है, तो क्या इससे अगर ग्लोबल वार्मिंग से हो सकता है छत्तीसगढ़ के आईएएस लोग बचे हो सकता वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर है वो बचे हो, तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा कोट पहन रखा है उन्होंने। कभी अगला अगला कदम क्या होगा? अब जैसे हम लोग भी एक द पब्लिक 24 भी अब एक सेफ फॉरेस्ट पे जा रही है, सेफ हसदेव पे काम कर रही है। तो आप अभी आपका अगला कदम क्या होगा? सर मेरा तो अगला कदम है, मैं तो अभी वेट कर रही थी कि वहाँ, मैं चूंकि मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, मैं तो बहुत सारे हम विदेशों में भी काम करते हैं लोगों के साथ, तो मेरी तो तैयारी है सीधे कोर्ट जाने की। मैं तो एनजीटी जाऊंगी, हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, जहां भी जाना है वहां जाऊंगी। लेकिन अभी हम इंतजार में कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं यदि वो चले जाए तो आसान है, अदरवाइज उनने नहीं तो वो तो दुनिया का तो सारा पेड़ सारे जंगल उनको तो मैं अपना ही समझती हूँ, मेरे बच्चे के जैसे है वो। तो अगर वो लोग नहीं गए तो मेरी तो पूरी तैयारी है एनजीटी और कोर्ट जाने की, और मैं जाऊंगी ही। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है कि हसदेव प्रोजेक्ट को बचाना चाहिए, खासकर जंगलों को बचाना चाहिए, तो आप हमारा साथ दीजिए। और करुणा जी जैसे लोग जो पूरा एक निस्वार्थ तरीके से काम करते हैं, आप इनको भी सपोर्ट कीजिए। हमारे माध्यम से यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं और इस हसदेव को बचाने के लिए आप हमें मैसेज कीजिए, नीचे नंबर लिखा हुआ है। आप हमें यदि कोई भी जानकारी मिलती है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड तो आप हमें भेजिए, हम उसको भी पब्लिश करेंगे। और आप भी इस कार्यक्रम में जो मैं एवरी वीक अब स्टार्ट करने वाले हैं, और खासकर इस स्पेशली हसदेव को बचाने के लिए, तो आप ही ज्वाइन कीजिए और इस मुहिम को, ताकि हम अपने जंगल को बचा सकें। और खासकर इस जंगल को बचाने से ज्यादा हमारा जो ट्राइबल्स एरिया है, जो कई लाखों लोगों को वहां पर एक जीवन यापन की एक बहुत बड़ी उनकी एक संसाधन उनको उनको एक नेचर ने दिया है, शायद हम उसको भी खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, जैसे आज तक हुआ है। तो अब हमें ये अपने कल्चर और अपने जंगल, फॉरेस्ट, खासकर जितने भी जानवर हैं जो उस पर डिपेंडेंट है इस जंगल पे, उनको भी बचाने का समय आ गया है। तो आप डेवलपमेंट के नाम पे आप एक पूरी की पूरी इन्वायरमेंट, पूरे जंगल को खत्म नहीं कर सकते हैं। आपके पास और भी वैकल्पिक उपाय हैं एनर्जी के, खासकर अभी सोलर पे ज्यादा काम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहा है, और कई ऐसे माध्यम हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं। यदि आपको कोयला निकालना ही है तो उसका अलग तरीका अपनाइए, लेकिन आप जंगल यदि आप काट रहे हैं तो यदि आप 4 टाइम ज्यादा यदि आप फॉरेस्ट आपने कहीं और लगाया तब तो आप काट सकते हैं, लेकिन यदि आप लगाते नहीं है और सिर्फ खाली आप काटे चले हैं। और इसकी स्थिति महाराष्ट्र में और अभी देश में आप देख रहे हैं, जो 2027 में जिस हीट वेव और जिस हीट की हम बात कर रहे थे वो इस साल से ही शुरू हो गया। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में हम पूरी की पूरी एक मानव जो सभ्यता है कहीं उसको खत्म न कर दें। तो आज से ही इसको हम बचाने की जरूरत है। करुणा जी, इस पूरे इंटायर पूरे हसदेव में आपके पास भी यदि जो जानकारी है और आपका जो अगला कदम होगा उस पर भी हम बात करते रहेंगे। और खासकर इसमें जो कुछ मेरे पास जो अभी मैं जो पढ़ रहा था, ये कुछ ट्राइबल्स के जो लोग हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा
इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी जुड़ जाते हैं जो कि आप एक हसदेव या किसी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कई ऐसे गुड भी आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग काम करते हैं। तो आपको आइडिया है कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं? बहुत होते हैं सर। हम जब बक्सवा बचाओ अभियान चला रहे थे, तो अभियान हम चला रहे थे, उसमें कोर्ट में पीआईएल कोई और दाखिल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कोई और दाखिल कर रहा है। बीच में कुछ लोग आ गए, थोड़ा बहुत कार्यक्रम किया, उन्होंने कई लाख रुपए उन्होंने ले लिए। चूंकि कंपनी को पता था कि इस प्रोजेक्ट को कौन लीड कर रहा है, इसको कौन, तो कंपनी से तो शायद उनकी बात नहीं हुई। लेकिन ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं जो बहुत बड़े स्तर पे बहुत सुर्खियां बटोरते हैं और बहुत फेमस होते हैं, तो इसमें इस तरह के एलिमेंट होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो समाज सेवा के नाम पे धब्बा होते हैं। तो ये लोग बहुत बीच में रह के जो जैसे आप जैसे कुछ भी लोग हैं कि भाई हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो हमसे आप पैसे ले लीजिए और हमारी तरफ से इसको हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन समझिए। तो ऐसे लोग भी आते हैं सर, लेकिन जो ऊपर में काम करते हैं वो तो कभी पैसे नहीं लेते, क्योंकि मैं भी 22 साल से काम कर रही हूँ, मैंने आज तक कभी किसी से 1 रुपए नहीं लिया। अगर कोई व्यक्ति देना ही चाहता है तो पेड़ पौधे देता है, बस इसके अलावा वो कोई कुछ नहीं देता। और यदि वो पैसे देता भी है तो हम उसको बताते हैं कि हमने इसके बदले आपके इतने पेड़ लेके यहाँ पर लगाए, आप जब चाहे उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लीजिए। और आपको मैंने सवाल इसलिए भी किया था क्योंकि कुछ लोग ट्राइबल्स के नाम पे वहां पर विजिट करते हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोग जंगल बचाने के नाम पे बिजनेस करते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। कुछ ट्राइबल्स के नाम पे इको टूरिज्म एक नया बिजनेस शुरू कर दिया है, और खासकर वहां के कुछ ऐसे अधिकारी भी उसमें शामिल हैं। हम ऐसे लोगों को भी एक्सपोज करने वाला है। यदि आप नेचर के लिए काम कर रहे हैं तो नेचर आपके साथ में होगा। और ये जो जिस प्रोजेक्ट की आज हम बात कर रहे हैं, जिस दिन ये जंगल कटना शुरू हो जाएगा, पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, झारखंड, इवन महाराष्ट्र, अदर प्रदेश, कम से कम 10 से 12 स्टेट में आपकी जो हीट है वो कितनी बढ़ जाएगी और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, शायद आप सपने भी नहीं सोच सकते हैं। इसको बचाना बहुत जरूरी है और इसके साथ हम इस मुहिम पे लगे हुए हैं कि इसका वैकल्पिक उपाय होना जरूरी है। और आखिर कारण क्या है कि भूपेश सरकार जो 1 साल पहले इसके विरोध में थी, अचानक से बदल गई? इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे और उनसे लोगों से पूछेंगे कि जब आप इस प्रोजेक्ट के विरोध में थे, अचानक से क्या हुआ कि राजस्थान गवर्नमेंट को एक कोल चाहिए था 2028 तक के लिए, तो आपने छत्तीसगढ़ क्यों चुना? इतने बड़े डेंस जो पूरे फॉरेस्ट है, इसको उजाड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? आखिर क्यों? बने रहिए द पब्लिक न्यूज 24 के साथ।